Hello my dear students, welcome back to मेघा सिविल सर्विसेज एकेडमी। फ्रेंड्स, आज जैसा कि आप सब जान चुके हैं कि एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, बल्कि अपना पूरा कैलेंडर दे दिया है एक साल का कि इस एक साल में 2020 से 21 में कौन कौन से एग्ज़ाम्स होंगे। कुछ आने वाले एग्ज़ाम्स का भी नोटिफिकेशन दे दिया गया है कि फला डेट से फॉर्म भरे जाएंगे, फला डेट तक भरे जाएंगे और फिर उनका भी एग्ज़ाम्स कब होगा। ये सारा कुछ एसएससी ने क्लियर कर दिया और ये सब ट्विटर पे जो आंदोलन जारी हुआ था उसी का नतीजा है। तो अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए थी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि कई स्टूडेंट अब तक डॉर्मेंट थे। डॉर्मेंट मतलब इनएक्टिव थे कि एग्ज़ाम्स तो होने वाले नहीं हैं, तो हम पढ़ाई कैसे करें, क्यों करें, और थोड़ा सा नेग्लिजेंट भी हो रहे थे इसी बात को लेके। पर अब ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, अभी भी कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर एग्ज़ाम होगा, क्या ये कंफर्म है? तो भाई कंफर्म तो कुछ नहीं होता, टेंटेटिव डेट्स इश्यू किए गए हैं। पर एक बात तो है कि जो CGL 2 है और CHSL के एग्ज़ाम्स हैं, ये आप कंफर्म मान के चलिए। इसके पीछे वजह ये है कि ये डेट्स पहले से तय थे और अभी भी वही डेट्स को दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये एग्ज़ाम्स होंगे जो भी अक्टूबर से होंगे, वही आप कंफर्म मान के चलिए, CHSL और CGL 2 का। बाकी जो एग्ज़ाम से हो सकता है उनका डेट डिले कर जाए, दैट इज़ अनदर पॉइंट। तो अब आप पढ़ाई में लग जाइए, बी सीरियस। और मैं आपसे क्या कहूँ, अब तक जो भी आपने वक्त बर्बाद किया इस इंतज़ार में, अब आपके पास टाइम बहुत कम है। आपका CGL 2 होने के ठीक 15 दिन बाद आप देखिए कि डिस्क्रिप्टिव का भी एग्ज़ाम है, यानी पेपर 3 है। तो समय बहुत कम है, काम ज़्यादा है। और आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं 2021 में होंगे, यानी 20 का जो फॉर्म भराएगा उसमें भी आपके पास 8 महीने का ही टाइम है। तो उसमें आपको कम से कम 6 महीने में सिलेबस निपट देना है और बाकी 2 महीने में जितना एग्ज़ाम्स, टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए, प्रैक्टिस बनाइए। तो ये सारी स्ट्रैटेजी आप बना लीजिए। आपके पास समय की बहुत कमी है, अभाव है। और जिनका प्रिपरेशन पहले से है वो तो बढ़िया है, बस थोड़ा सा वो गियर अप कर लेंगे तो उनका काम हो जाएगा। और जो अब तक सोच रहे थे कि पढ़ें कि ना पढ़ें, तो उनके लिए बैड न्यूज़ है कि अब बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत हार्डवर्क की ज़रूरत है। तो आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन का, जिसका नाम है पैसेज। और इसमें हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व पैसेज, पैसेज को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन क्या है इसके बारे में हम बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, क्योंकि आज ये पहला चैप्टर है कॉम्प्रिहेंशन का। पैसेज में पहला चैप्टर है। इससे पहले मैंने क्लोज टेस्ट का बना दिया है और सेंटेंस रीअरेंजमेंट का भी बना दिया है। तो ये आज पैसेज का पहला टॉपिक है। तो पहला टॉपिक होने के नाते मुझे बहुत ही डिटेल में बातें बतानी होंगी आपको। वैसे आप स्मार्ट हो, बहुत कुछ आप ऑलरेडी जानते हो, पर मेरे से भी कुछ सुन लोगे तो काम ही आएगा। तो कुछ अनुभव के हिसाब से मैं बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन जो वर्ड है, जो अक्सर लोग सुनते हैं, वैसे ये तो हम लोग आज सुन रहे हैं, मगर जब स्कूल में पैसेज आता था तो ये वर्ड हम लोग नहीं जानते थे। उस वक्त हम पैसेज जानते थे कि हाँ भाई 2 पैसेज आते हैं, 12 नंबर का, 8 नंबर का, यानी 20 नंबर का पैसेज आता था। जब मैंने मैट्रिक दिया था उस समय भी पैसेज आते थे, आज भी आ रहे हैं। तो ये बहुत ही पुरानी चीज़ है और ये हमेशा से पूछा जाता है। बल्कि मैं कहूँ तो क्लास 2 से लेकर UPSC के एग्ज़ाम तक पैसेज आपको पूछा जाता है। ठीक है, क्लास 2 से लेकर UPSC के एग्ज़ाम तक पैसेज पूछा जाता है। तो आखिर पैसेज को क्यों पूछते हैं? अगर सामने वाले को हमारी इंग्लिश के नॉलेज की जानकारी लेना था तो वो केवल ग्रामर पूछ लेता, वो क्या पूछ लेता, पैसेज की क्या ज़रूरत है? एक्चुअली जो पैसेज होते हैं उनसे आपके बहुत सारे चीज़ों का, आपके बहुत सारे पोटेंशियल का पता चलता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, किसी भी चीज़ को लेकर आपकी समझ कैसी है, आप चीज़ों को समझते हो कि नहीं। ठीक है, अब कॉम्प्रिहेंशन का जो शाब्दिक अर्थ है वो भी होता है समझ।
कॉम्प्रिहेंशन को डिक्शनरी में आप ढूंढिए तो उससे उसका ये निकलता है समझ। तो जो पैसेज होता है उसके जरिए जो एग्जाम लेने वाला है या जो संस्था है वो जानना चाहती है कि स्टूडेंट का जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो कैसा है। मतलब वो देखना चाहता है कि कुछ पढ़ने के बाद चीज़ें आपको समझ में आती हैं कि नहीं, ठीक है। साथ ही साथ आपका वो एटीट्यूड या आपका व्यू देखना चाहता है कि आपका चीज़ों के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, आप चीज़ों को कैसा देखते हो, किस नज़रिए से देखते हो, अच्छा, बुरा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है डिसीजन मेकिंग, कि आपके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता है कि नहीं है। मतलब कि जो पैसेज होते हैं उसको पढ़ के, उसको समझ के और सही निर्णय लेके सवाल का जवाब देना, ये सारी जो एबिलिटी है ये जज होता है पैसेज से, ये ग्रामर से या वोकैबुलरी से नहीं होता। अगर आपका अंग्रेजी चेक करना होता तो वो केवल ग्रामर और वोकैब के क्वेश्चन पूछता, दैट वाज एनफ। लेकिन नहीं, वो पैसेज पूछ रहा है। इसलिए मैंने कहा क्लास 2 से लेके स्टोरी दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, तो क्या है, आप कहानी पढ़ के क्वेश्चन बना रहे हो तो पैसेज ही तो बना रहे हो। यूपीएससी का सीसेट में भी पैसेज आता है 15 नंबर का, ठीक है। तो पैसेज में अंडरस्टैंडिंग, आपका एटीट्यूड, आपका डिसीजन मेकिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टाइम मैनेजमेंट, ये जो चीज़ है ये देखा जाता है। ये इसलिए क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कंपटीशन में पैसेज का क्वेश्चन छोड़ देते हैं। इसके पीछे 2 रीजन होता है। पहला तो ये कि उनको पैसेज आता नहीं है इसलिए वो छोड़ देते हैं, और दूसरा कि वो बाकी क्वेश्चन बनाने में इतना टाइम लगा चुके होते हैं कि पैसेज के लिए टाइम बचता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो टाइम मैनेजमेंट में अच्छे नहीं है। मीन्स कि जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो तो आपको ऐसे टाइम सेट करना होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि लगभग सभी टॉपिक्स आप कवर कर सको, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने पैसेज नहीं बनाया तो सामने वाले ये देखेगा भाई कि इन्होंने पैसेज क्यों नहीं बनाया, मतलब कि इनके पास टाइम मैनेजमेंट का कोई फंडा ही नहीं है। बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना, टाइम बचेगा तो बना लेंगे। तो टाइम निकाल के काम करने का आपको गुण नहीं आता। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी से पूछा गया कि पैसेज को क्यों इंक्लूड किया गया सिलेबस में, पैसेज के अलावा भी तो इंग्लिश की जानकारी हो जाती थी। तो जवाब मिला कि टू किल आवर टाइम को मारने के लिए, टाइम बर्बाद करने के लिए। जवाब बिल्कुल गलत है, टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं। तो आपका टाइम मैनेजमेंट देखने के लिए कि आप कितना अच्छा मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कभी भी कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत आने वाला जो पैसेज का क्वेश्चन है इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए था, बल्कि इसको बनाना है। ये मान के चलिए, ठान के चलिए कि हम पैसेज को बनाएंगे, बिकॉज इसको स्कोरिंग माना गया है। बचपन से मुझे भी बताया गया है कि पैसेज वाला क्वेश्चन स्कोरिंग होता है, ये आप इसमें स्कोर कर सकते हो, अच्छे नंबर ला सकते हो। देखिए आसान तो होता है कि एक पैसेज दिया होता है, इसको वहीं पे पढ़ना है, वहीं समझना है, और क्वेश्चन होते हैं, यहाँ ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ आपका आंसर है। तो सब कुछ तो आसान है, क्वेश्चन वही, आंसर वही, पढ़िए और पढ़ के बना दीजिए। इसके लिए कुछ रट के जाने की जरूरत नहीं है, कुछ समझ के, कुछ याद करके कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं। तो ये स्कोरिंग है जिसकी अंग्रेजी अच्छी है। अब देखिए मैं मेन मुद्दे पे आ रहा हूँ। तो ये तो मैंने बता दिया कि पैसेज क्या है, इसको हमारे सिलेबस में क्यों इंक्लूड किया गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि पैसेज किससे बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है। तो पैसेज बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है अंडरस्टैंडिंग, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट? अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। मतलब ये कि जिस लैंग्वेज में आपको पैसेज दिया गया है उस लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। सपोज दैट कि अगर मुझे कोई तमिल भाषा का पैसेज दे दे और कहे कि सर ये पैसेज आप बना दीजिए, मैं कभी नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मुझे तो तमिल आती ही नहीं। पंजाबी में दे दे तो पंजाबी बोलना तो आता है लेकिन लिखना पढ़ना नहीं आता, तो वहाँ भी मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप मुझे पैसेज हिंदी में दे दो तो मैं पढ़ के बना दूंगा, इंग्लिश में दे दो तो भी मैं बना दूंगा। ठीक है, 5 में 5 नहीं बनेंगे, 4 बनेंगे, पर पक्का बनेंगे। ओके, तो जिस लैंग्वेज में पैसेज पूछा जाता है उस लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब एसएससी आपको जो पैसेज पूछती है वो इंग्लिश में पूछती है, या बैंक में जो पैसेज आते हैं वो इंग्लिश में आते हैं, ठीक है। अगर किसी एग्जाम में हिंदी में आते हैं तो भी ठीक है, पर मैं यहाँ इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, एसएससी बैंकिंग की बात हो रही है। तो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी होनी चाहिए। हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश, अब यहाँ पे ये आपको समझने की जरूरत है कि इंग्लिश को हम कैसे प्रिपेयर करें, लेकिन ये अलग मोड है, अलग बात है, इस पर हम लोग फिर कभी बात करेंगे। अब है कि
इंग्लिश अगर मेरा अच्छा नहीं है तो यहाँ दो तरह के स्टूडेंट हो जाएंगे, एक इनका जिनका इंग्लिश यस है, एक इनका जिनका इंग्लिश नो है। यस वाले मुश्किल से 10 से 20% होते हैं, नो वाले आप देख लीजिएगा 80 to 90% स्टूडेंट्स होंगे जिनका इंग्लिश नो है। तो ऐसे में क्या करें सर, कैसे करें बिना ये इंग्लिश जाने, बिना इंग्लिश पे कमांड किए। अब अगर बात करें रिसेंट जो एग्जाम्स होने वाले हैं इसकी, तो भाई तुरंत के तुरंत तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने तैयारी पहले से की होती तो कोई बात होती, लेकिन अगर आपने अभी शुरू किया है तो बहुत मुश्किल है। अभी बस आप तुक्का लगा सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जब हम बात लैंग्वेज की करते हैं तो लैंग्वेज में दो चीज़ें आती हैं, और लैंग्वेज को सीखने का जो तरीका होता है वो दो तरीके से नॉर्मली सीख सकते हो, या तो आप रीड करके या राइट करके। ठीक है, रीडिंग या राइटिंग से आपकी लैंग्वेज जो होती है वो अच्छे से डेवलप हो जाती है। तो जो लोग रीडिंग करते हैं, मान लीजिए कि मुझे पंजाबी में हल्का फुल्का पढ़ना आता है और मैं इसको और अच्छा करना चाहता हूँ, तो मुझे पंजाबी लैंग्वेज के आर्टिकल्स, मैगजीन्स, किताबें पढ़नी होगी। मैं जितना इनको पढ़ूंगा मेरी लैंग्वेज की समझ उतनी डेवलप हो जाएगी। और दिस इज प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल है। अगर मेरी अंग्रेजी अच्छी है, अंग्रेजी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो वजह ये है कि मैंने अपना ज़्यादातर समय अंग्रेजी को पढ़ने में बिताया। मैं लिखता तो नहीं पर अंग्रेजी पढ़ने में बिताया। वैसे मैं ब्लॉग भी लिखता हूँ पर उसमें ज़्यादा वक्त मैं नहीं देता, इसलिए मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं होगी पर रीडिंग मेरी बहुत अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ने में ज़्यादा समय बिताता हूँ। दूसरा तरीका है राइटिंग करके। तो जो लोग लिखते हैं, जैसे लेखक लोग जो होते हैं, लाइक आप चेतन भगत की बात करें, अरविंद अडिगा की बात करें, वो लोग लिखते बड़ा अच्छा है। हो सकता है कि बोलने में गलती कर दे मगर लिखने में नहीं, तो किसी न किसी वे में उनकी अंग्रेजी अच्छी है। तो या तो आप रीड करके अच्छा कर सकते हो या आपका राइट करके अच्छा हो जाएगा। और एक तरीका है स्पीकिंग। आप अंग्रेजी को या अपने लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज को डेवलप करने जाते हो उसको बोल के भी आप सीख सकते हो। जैसे आप बॉम्बे चले जाओ, अब वहाँ पे 6-7 महीने रहोगे तो आपको मराठी आ जाएगी। अब मराठी का आपने कुछ पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, आपको पढ़ना लिखना नहीं आएगा, लेकिन आप बोलना सीख जाते हो तो वो माहौल से हो जाता है। तो कुल मिलाकर लैंग्वेज में हमें इन चीज़ों की जरूरत, इन चीज़ों के माध्यम से हम अपने लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इसमें देख लीजिए, आप स्पीकिंग नहीं करते होंगे क्योंकि आपके साथ कोई बोलने वाला नहीं है, जो बड़ी प्रॉब्लम है। रीडिंग आप नहीं करते हैं, राइटिंग भी आप नहीं करते, इसमें से आप कोई काम नहीं करते। ना अंग्रेजी बोलते हैं, ना अंग्रेजी में लिखते हैं, ना अंग्रेजी में आप पढ़ते हैं। तो ऐसे में आपका लैंग्वेज कैसे सुधरेगा, आप अंग्रेजी कैसे समझेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग सब डेवलप होने का तो सवाल ही नहीं होता। आप इसमें से किसी काम में एक्टिव नहीं हो, आप किसी एक में भी एक्टिव हो जाओगे ना तो अंग्रेजी आपके लिए धीरे धीरे आसान हो जाएगी। अंग्रेजी में कहावत है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, कि रोम एक दिन में नहीं बना। इसका मतलब है कि कोई बड़ा काम एक दिन में नहीं होता। अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है तो वो 6 महीने का काम नहीं था, उसने 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल मेहनत की होगी, तब जाके उसकी अंग्रेजी अच्छी हुई। तो आपका इनमें से कोई किसी चीज़ में आप एक्टिव नहीं है तो लैंग्वेज आपकी अच्छी नहीं होगी। बात है सो स्पष्ट। अब अगर आप, इसलिए हम लोग टीचर्स कहते हैं ना, रीड करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, किताब पढ़ो, रीडिंग हैबिट को डेवलप करो, पर आप बस सुनते हो, अमल किसी बात पे नहीं करते। ठीक है, अब बताओ कौन से टीचर ने आपको नहीं कहा होगा कि आप पेपर पढ़िए? सभी कहते हैं इंग्लिश पेपर पढ़िए, सभी कहते हैं। आप पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो तो कहाँ से होगा? तो इंग्लिश डेवलप करने के लिए अब आते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या आता है? लैंग्वेज की शुरुआत होती है वर्ड से, शब्द। किसी भी भाषा की शुरुआत शब्द से होती है। एक बच्चा भी जब दुनिया में आता है और जब बोलता है तो जो पहला वर्ड होता है, पहली बात जो बोलता है वो एक वर्ड होता है। वो सेंटेंस नहीं बोलता, वो नहीं बोलता कि माँ मुझे पानी दो, वो बोलता मम मम पानी, ऐसे बोलना शुरू करता है। तो वो शब्द से बोलता है, यानी लैंग्वेज की शुरुआत वर्ड से होती है। अब अगर वर्ड पावर आपका स्ट्रॉन्ग है, वर्ड मतलब आ गया वोकैबुलरी, तो मैं मेन मुद्दे पे आ चुका हूँ। अगर आपका वोकैबुलरी अच्छा है तो आपकी रीडिंग स्किल भी अच्छी होगी, आपकी राइटिंग स्किल भी अच्छी होगी और आपकी स्पीकिंग स्किल भी अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ें, ये चीज़ों का जो बेस है, दारोमदार है, वो आपके वोकैबुलरी पे, क्योंकि लैंग्वेज का जो मेन खंबा है, मेन जो थीम या रीढ़ की हड्डी कहिए, बैकबोन कहिए,
वो वर्ड होता है, वोकैबुलरी होता है। तो अगर आपने वोकैब पर भी अच्छा खासा काम किया है तो भी आपकी रीडिंग और राइटिंग स्पीकिंग बहुत अच्छी होगी। फिलहाल आज की क्लास में मैं राइटिंग या स्पीकिंग पे बात नहीं करूंगा, मैं रीडिंग पे बात करूंगा, क्योंकि पैसेज कॉम्प्रिहेंशन में रीडिंग आता है, रीडिंग स्किल देखा जाता है, अनसीन पैसेज को रीड करना होता है। तो बिना वोकैबुलरी के मुश्किल है। लैंग्वेज में ग्रामर नहीं आता, लैंग्वेज में ट्रांसलेशन नहीं आता, इनकी कोई जगह नहीं। लैंग्वेज में वर्ड होते हैं, वर्ड आपके पास अच्छा है तो आपकी रीडिंग भी अच्छी होगी। अब मैं अपनी इस बात को साबित करके भी बता सकता हूँ कि वोकैबुलरी के आधार पर रीडिंग अच्छी कैसे होगी। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, जो भी आप पैसेज को पढ़ते होंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा शब्द होते हैं। एक पैसेज या एक पैराग्राफ में क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। और कितने सारे वर्ड्स होंगे? बहुत सारे होते हैं। मान लीजिए कि किसी पैसेज में 100 वर्ड्स हैं और इसमें से आपको 90 वर्ड्स का मीनिंग पता है, 10 का नहीं पता है, तो भी आप उस वर्ड पैसेज का मीनिंग बता सकते हो विदाउट ग्रामर, विदाउट ट्रांसलेशन। पैसेज को बनाने के लिए ना तो हमें ग्रामर की जरूरत होती है और ना ही ट्रांसलेशन की जरूरत होती है। ये बात मैं आपको देखो प्रूफ करके बताता हूँ। He is good boy। अब ये सेंटेंस आप देख लीजिए। आप इसको सेंटेंस तो कह सकते हैं क्योंकि इसमें वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, और ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है क्योंकि इज यहाँ पे होना चाहिए था, मैंने यहाँ लगा दिया, तो ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है, ग्रामर से ये रॉन्ग है। ठीक है, ट्रांसलेशन करने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है SVO, इसका भी मैंने फॉलो नहीं किया, तो ट्रांसलेशन के हिसाब से भी ये रॉन्ग है। लेकिन अगर हम शब्द के हिसाब से चले तो इसका मीनिंग बताना आसान है। वह एक है अच्छा लड़का, मतलब भले शब्द इधर उधर हैं, इसके बावजूद कोई भी इस सेंटेंस को पढ़ के समझ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या निकलने वाला है। बात समझ में आई? भले सेंटेंस ग्रामेटिकली शुद्ध नहीं है, ट्रांसलेशन वाइज शुद्ध नहीं है, फिर भी कोई भी मामूली आदमी भी पढ़ के बता देगा कि मीनिंग क्या है। तो पैसेज में हमें सेंटेंस का मीनिंग से मतलब है, उसके ग्रामर से, उसके ट्रांसलेशन से मतलब नहीं है। तो अगर भूल जाओ, आपको अगर ग्रामर नहीं आता कोई बात नहीं, ट्रांसलेशन नहीं आता कोई बात नहीं, अगर आपके पास वोकैबुलरी है, अब मान लीजिए कि आपको ही का मतलब नहीं मालूम, इज गुड बॉय, तब तो आप कुछ नहीं कर सकते, यू आर हेल्पलेस। ओके, इसलिए मैंने कहा कि अनुवाद की जरूरत नहीं है, ग्रामर की जरूरत नहीं है। अब मैं आपके सामने एक पैसेज लूंगा जिसको आपके सामने पढ़ूंगा, वो भी बिना अनुवाद किए, ओके, बिना ग्रामर का यूज किए, केवल वोकैब का इस्तेमाल करूंगा। तो मैं बात कर रहा था कि 100 वर्ड हैं जिसमें से 90 आपको पता है, 10 नहीं पता है, तो भी मीनिंग क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर केवल 10 पता है और 90 नहीं पता है तो आप बात समझेंगे नहीं कि क्या कहना चाह रहा है। अब जब आप समझेंगे नहीं, भले वो पैसेज बड़ा या छोटा कुछ भी हो, तब तक आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पूरी बात को समझने के लिए आपको शब्दों का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वोकैबुलरी की सहायता से आप पैसेज को पढ़ सकते हैं और ये कम समय में भी किया जा सकता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की दरकार है। ठीक है, और एक बात, कोई भी पैसेज जो होता है वो आपको लाइन बाय लाइन समझना है ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर? लाइन बाय लाइन समझना है ऐसा भी नहीं है। अगर आप उसके जिस्ट समझ जाते हैं, जिस्ट मतलब समरी, थीम की, पैसेज के इस बारे में क्या कहना चाहता है, तो भी काफी है, क्योंकि वही करना ही है। अब उतने सारे लंबे लंबे वाक्य होते हैं, हमारे बैंकिंग का पैसेज लीजिए, कितना लेंदी होता है। अगर एक एक लाइन पढ़ के अनुवाद करके समझने लगे तो शाम हो जाएगी सिर्फ पैसेज बनाने में, और टाइम हमारे पास कम होता है ना। तो वो नहीं करना है। अगर आप मेन वर्ड से भी समझ जाते हैं, मतलब आपको सिर्फ थीम समझना है। चलिए, अब मैं आपको एक पैसेज पढ़ के बताता हूँ जो आप यहाँ पे देख रहे हो। मैं आपके सामने इसको पढ़ूंगा, ठीक है। और इतनी बातों के बाद एक बात और मैं कहने जा रहा हूँ कि मैं जिस तरह से पढ़ूंगा आप उस चीज़ को भी नोटिस करना है कि सर कैसे पढ़ रहे हैं। अगर किसी को मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ तो ठीक है, लेकिन जो लोग नए लोग देख रहे होंगे उनको यहाँ सीखने समझने की जरूरत है, तो ध्यान से वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। What needs to be set right is our approach to work। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब समझ में आया कि नहीं आया, तो ये देखने के लिए
हम देखेंगे शब्दों को, एक एक शब्द को यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे। व्हाट नीड्स, व्हाट का मतलब यहाँ पे जो का सेंस जाएगा, जो जरूरी है सेट राइट, सही करने की। देखिए हमने कितने शब्दों को, ज्यादा छोटे मोटे शब्दों को नहीं लिया जाता है। जो जरूरी है या क्या जरूरी है, सेट करने की, राइट इज आवर अप्रोच, हमारा दृष्टिकोण या नजरिया, टू वर्क, काम के प्रति। देखिए किसी भी पैसेज का जो पहला लाइन होता है, मतलब ज्यादातर या दूसरा लाइन है, पहला से दूसरा लाइन, ये ही वो लाइन होते हैं जिसमें पैसेज का थीम क्लियर होता है कि आखिर आगे में क्या लिखने वाले हैं, किस बारे में बात होगी। What needs to be set right is our approach to work, कहता है कि जो चीज सही करने की जरूरत है वो है हमारा काम के प्रति अप्रोच यानी दृष्टिकोण या नजरिया। ठीक है, तो मैंने इसको कैसे पढ़ा, मैंने अनुवाद किया नहीं, कहीं ग्रामर का कुछ इस्तेमाल किया नहीं, तो पढ़ते कैसे, जैसा लिखा हुआ वैसे ही पढ़ते जाना है। जो जरूरी है सही करने की, राइट करने की, है हमारा अप्रोच यानी नजरिया, टू वर्क, काम के प्रति। ठीक है, मैंने कैसे पढ़ा, जैसा लिखा था वैसे पढ़ दिया। ट्रांसलेशन में कैसे पढ़ते हैं, उल्टा सीधा कर देते हैं। ट्रांसलेशन अगर आप बनाते हैं आपको पता होगा, जैसे आई ईट अ मैंगो। अब ट्रांसलेशन में कैसे पढ़ते हैं, मैं, पहले यहाँ पढ़ते हैं मैं, फिर यहाँ पढ़ते हैं आम, फिर यहाँ पढ़ते हैं खाता हूँ। तो ये ट्रांसलेशन में कैसे हो गया, पहले ये, फिर यहाँ, फिर यहाँ। मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा, मैंने कैसे पढ़ा, जो जरूरी है सही करने की वो है हमारा अप्रोच टू वर्क, काम के प्रति नजरिया। मैंने ऐसा नहीं पढ़ा कि यहाँ पढ़ा फिर वहाँ पढ़ा फिर यहाँ पढ़ा फिर उधर पढ़ा, नहीं, ये तरीका नहीं है। जैसे आप हिंदी पढ़ते हो, एक बार में पढ़ के निकल गए, वैसे अंग्रेजी पढ़ना भी एक बार में समझते हुए निकल जाना है। बस उस समझ के लिए आपको दरकार है, जरूरत है बहुत अच्छे वोकैब की, बहुत अच्छे, बहुत ही बेहतरीन वोकैब की, तभी ये काम मुमकिन है। चलिए मैं आगे पढ़ता हूँ, आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेके अपने से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे लिखता है इट इज ए कॉमन, कहता है ये है एक, ए लगा हुआ है, एक कॉमन, कॉमन मतलब मामूली या आम, साइट एक मामूली या आम नजारा, इन आवर कंट्री हमारे देश में। ठीक है, इन मतलब में होता है, देखिए जब भी एक प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आ जाएगा तो आप पहले नाउन को पढ़ लीजिएगा, देश, और फिर प्रीपोजिशन को पढ़ लीजिएगा में, क्योंकि आप ऐसे पढ़ेंगे में हमारे देश तो उल्टा लगेगा ना, इसलिए अच्छा है कि नाउन को पहले पढ़ लेंगे, हमारे देश में। तो कह रहे हैं कि हमारे देश में एक कॉमन सा बात देखने को जो मिलती है, किस पर, किसका, ऑफ एम्प्लॉइज का। देख रहे हैं दोस्तों कैसे मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ना कितना आसान है, कहाँ मुश्किल है, सिर्फ शब्दों का मीनिंग का जरूरत है, और तो सब आसान है ना हमारा, एवरीथिंग इज ओके, है ना, ओके। तो आपने देखा कि पढ़ना कितना आसान है, बिल्कुल शब्द ब शब्द पढ़ते जा रहे हैं, कुछ आगे पीछे ग्रामर की जरूरत नहीं है, हो गया। बहुत ही आम बात है हमारे देश में एम्प्लॉइज का, एम्प्लॉइज यानी कि जो कर्मचारी होते हैं। फॉर ड्यूटी, ड्यूटी के लिए, ऑन टाइम, टाइम पर आते हैं, हमारे यहाँ जो कर्मचारी हैं वो ड्यूटी के लिए टाइम पर आते हैं, और उसी समय यानी सेम टाइम, उसी समय डूइंग करते हैं लिटिल वर्क, थोड़ा सा काम, मतलब आते तो टाइम पर, जैसे कि बैंक 9 बजे खुलेंगे तो 9 बजे आ जाएंगे, 10 बजे खुलेगी 10 बजे आ जाएंगे, लेकिन काम बिल्कुल कम होता है। आखिर ऐसा क्यों है, आगे कहता है यदि एक असेसमेंट मतलब मूल्यांकन किया जाए, इज मेड किया जाए, बनाया जाए, ऑफ द टाइम समय का, वे बिताते हैं, कहता है अगर एक मूल्यांकन किया जाए उस समय का जो वो बिताते हैं, मतलब बैंक आने के बाद या ऑफिस आने के बाद, इन गॉसिपिंग गप करने में, ड्रिंकिंग टी चाय पीने में, ईटिंग पान खाने में,
एंड स्मोकिंग सिगरेट्स, और सिगरेट पीने में, इट विल बी शॉकिंग, कहते हैं ये बड़ा ही ताज्जुब होगा, शॉकिंग होगा, टू नो, जानकर, कि जो समय वो डिवोट करते हैं, मतलब देते हैं, बिताते हैं, टू एक्चुअल वर्क, असल काम में, इज नेग्लिजिबल, वो बिल्कुल ही नगण्य है, नकारने योग्य है। तो यहाँ कह रहा है कि हमारे देश में, कंट्री में जो लोग एम्प्लॉइज होते हैं और वो जब काम पर आते हैं, वो तो आते टाइम पर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आते के साथ कंप्यूटर खोल के काम करने लग जाते हैं, बल्कि वो आने के बाद चाय पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, पान बीड़ी गुटखा जो भी उनकी आदतें हैं पहले वो करते हैं। और कहते हैं कि दिन भर की इस समय को इसमें जो बिता रहे हैं वो खाने पीने में, अगर एक जोड़ा जाए, असेसमेंट किया जाए, जोड़ दिया जाए, कुल योग बनाया जाए, तो जो एक्चुअल टाइम का निकलता है रेशियो वो कुछ कम निकलता और ये समय ज्यादा जाता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। आगे कह रहा है द प्रॉब्लम इज स्टैंडर्ड, कि कहते हैं जो प्रॉब्लम है आखिर ऐसा क्यों है। तो इसका जो समस्या ये जो बताई जा रही है, इस समस्या का आखिर रीजन क्या है कि ऐसा लोग क्यों करते हैं कि आते तो टाइम पर हैं मगर वक्त जो है ज़्यादा खाने पीने चाय पानी में बिताते हैं, आखिर वजह क्या है। तो इसकी वजह आप भी समझ रहे हैं कि क्या है। हमारे यहाँ जो बॉस होते हैं ना, वो इसकी खास वजह होती है। ठीक है, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पैसेज में लिखा हुआ है, अब आप खुद पढ़िए क्या रीजन दे रहा है। कहता है जो प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम मतलब ये जो चीज होता है, ये जो समस्या है, इसका रीजन क्या है। प्रॉब्लम इज द स्टैंडर्ड विच, स्टैंडर्ड मतलब मानक, एक मापदंड होता है, विच इज द लीडरशिप इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो नेतृत्व है प्रशासन में, सेट्स फॉर द स्टाफ, स्टाफ के लिए जो सेट करता है। कहने का अर्थ ये है कि ये जो बातें होती हैं कि ऑफिस जाने के बाद वो तुरंत काम नहीं करते, चाय पानी पान बीड़ी में बिताते हैं, इसका रीजन ये है कि जो लीडर उनका होता है वो उनके लिए ऐसा ही एग्जाम्पल सेट करता है, वो उसी को देख देख के ऐसा करते हैं। चाइनीज में एक कहावत है, एज इज द प्रिंसिपल सो इज द स्कूल, कि जैसा प्रिंसिपल होगा वैसा स्कूल होगा। ठीक है, तो जब मैं बीएड कर रहा था तो मुझे ये कहावत पढ़ने को मिली थी। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, अगर बॉस ही 12 बजे आएगा तो स्टाफ जाहिर सी बात है कि 11 साढ़े 11 बजे आएगा, और अगर वो 10 बजे आ भी जाता है जो ओपनिंग टाइम है, तो भी काम नहीं करेगा क्योंकि वहाँ बॉस तो है नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, उसको मॉनिटर करने वाला नहीं है। तो इन द एब्सेंस ऑफ द बॉस डेफिनेटली दे विल लैग इनटू, और काम में वो पीछे रहेंगे, है ना। चलिए, तो बात समझ गए कि जो लीडरशिप है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो ऐसा स्टैंडर्ड सेट करते हैं स्टाफ के लिए। कहता है फॉरगेट द मिनिस्टर्स, कि मिनिस्टर्स को भूल जाओ, उससे उम्मीद मत करना कि कहीं 10 बजे का टाइम है और वो 10 बजे पहुंचता होगा, अपनी ऑफिस में भी वो 10 बजे नहीं पहुंचेगा, इसलिए मिनिस्टर्स को भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? क्योंकि दे मिक्स पॉलिटिक्स, क्योंकि वो पॉलिटिक्स को मिक्स कर देते हैं एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों मिक्स करके चलते हैं। ठीक है, तो इनकी बात छोड़ दो, ये कब आएंगे नहीं आएंगे, जाए आएंगे भी कि नहीं कहना नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें ब्यूरोक्रेट्स की, कहता है व्हाट डू, क्या करते हैं टॉप ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, व्हाट डू टॉप ब्यूरोक्रेट्स डू। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स यानी मिनिस्टर के नीचे जो भी है, डीसी है, बीडीओ है, एसपी है, डीएसपी है, जो भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं बड़े ऑफिसर्स, वो क्या करते हैं, व्हाट डू द, और क्या करते हैं ऑफिसर्स, ऑफिसर्स मतलब कर्मचारी, डाउन बिलो डू, और उनके नीचे जो कर्मचारी है वो क्या करते हैं। ठीक है, मंत्रियों की बात छोड़ दीजिए, वो तो कुछ नहीं करने वाले और 10 का टाइम देंगे और नहीं भी आएंगे, लेकिन जो उनके नीचे ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप रिमेन्स, तो प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो कैसी रहती है, वीक, कमजोर हो जाती है। मेनली, मुख्यतः बिकॉज द एम्प्लॉइज, क्योंकि जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके पास डू नॉट हैव, नहीं है, राइट एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल टू फॉलो, फॉलो करने के लिए। ठीक है, यहाँ देखिए मेन बात यहाँ तक है कि उनके जो बॉस होते हैं वो खुद अच्छा एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं,
ना वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ना खुद टाइम पर आते हैं, ना उनमें पंक्चुअलिटी है। इसलिए मैंने कहा कि एज इज द प्रिंसिपल सो इज द स्कूल। अगर प्रिंसिपल ही देर से आए, मैंने भी डीएवी में काम किया है, हमारे प्रिंसिपल जो होते थे वो पहले पहुंचते थे। अगर 6:20 में घंटे लगने वाली है तो वो 6 बजे उससे पहले आ जाते थे और उनके आने के बाद ही टीचर आता था। और वो आगे राउंड मारते थे आंगन में, आप देखते थे कौन कितने बजे आ रहा है। तो इस वजह से हमारे अंदर भी डर होता था कि भाई अगर प्रिंसिपल पहले है तो हमें भी टाइम पे होना चाहिए, है ना। तो जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके सामने कोई एग्जाम्पल ही नहीं होता, इस वजह से ये प्रॉब्लम है। और वो क्या करते हैं, और दे आर मोर कंसर्न, और वो ज़्यादा कंसर्न मतलब किसी बात को लेकर चिंतित रहना, अबाउट बीइंग इन गुड बुक्स। गुड बुक्स इडियम है, यानी कि बॉस की चापलूसी में रहना, ये इनका ज़्यादा ध्यान रहता है। ऑफ द बॉसेस दैन डूइंग वर्क, काम करने से ज़्यादा बॉस की चापलूसी में रहना, यानी कि जब तक बॉस नहीं तब तक तो गप मारो, और जब बॉस आ जाए तो तुरंत उनकी चापलूसी में लग जाओ, उनको चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, काम कुछ ना करो। ठीक है, तो ये एक पैसेज था जिसको मैंने आपके सामने पढ़ा, और मेरे पढ़ने का जो तरीका है मैं चाहता हूँ बस इसको फॉलो करो कि मैंने कैसा पढ़ा। ठीक है, कैसे पढ़ा, कैसा नहीं, कैसे पढ़ा। पढ़ा तो मैंने अच्छा ही, लेकिन कैसे पढ़ा आपने देखा कि पढ़ने का क्या तरीका था। बिना अनुवाद किए मैंने डायरेक्ट जो वर्ड थे उसी से पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो सर यही तरीका है। अगर आप इस तरीके से पैसेज को पढ़ते हैं तो आपकी रीडिंग स्किल, मैं नहीं कहता कि ओवरनाइट रातों रात अच्छी होगी, पर धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। अब इसमें अगर कुछ टिपिकल वर्ड्स थे तो उनको, इनका मान लीजिए इसका मीनिंग किसी को नहीं पता, शॉकिंग क्या होता है, तो जब वो पैसेज को पढ़ेगा तो इसको क्या करेगा, ढूंढ के मीनिंग तलाशेगा, ताकि फिर वो आसानी से इसका मीनिंग समझ सके। ठीक है, तो यही तरीका है सर पढ़ने का। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। पैसेज तो आपने पढ़ लिया तो इसे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू द राइटर, कि राइटर के अनुसार एम्प्लॉइज इन आवर कंट्री, हमारे देश में जो एम्प्लॉइज हैं वो कैसे हैं। तो राइटर ने एम्प्लॉइज का एक इमेज बनाया हमारे सामने। तो वो इमेज में क्या था कि एम्प्लॉय पंक्चुअल होते हैं और हार्ड वर्किंग। पंक्चुअल की बात तो हो रही थी कि दे आर ड्यूटी ऑन टाइम लिखा हुआ था, लेकिन हार्ड वर्किंग नहीं है। ठीक है, फिर कहता है जनरली सर्कस। सर्कस मतलब होता है जो काम से जी चुराता है, काम को इग्नोर करता है। समटाइम्स लेजी, लेजी लेकिन गुड नेचर, या लेजीनेस और गुड नेचर की बात नहीं हो रही थी, और काम के प्रति बहुत, या सॉरी एडुकेटेड, कोई शिक्षा या बहुत शिक्षित होने की बात नहीं हो रही थी। मेन जो बात हो रही थी कि वो सर्कस होते हैं, यानी काम से जी चुराते हैं। देखिए कहाँ पे इसका आंसर था, इसका आंसर यहाँ था। जब राइटर ने एक इमेज बनाया था ये सब करने का, ड्रिंकिंग, टी, ईटिंग, पान, गॉसिपिंग, तो इससे हमें अंदाजा लगा कि जो एम्प्लॉइज हैं वो काम कम और बाकी काम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आइडिया हो जाता है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द लीडरशिप इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब लीडरशिप की बात पूछ रहा है, तो भाई लीडरशिप के बारे में भी हमने देखा ना कैसा लीडरशिप था, बिल्कुल ही बेकार, जो अपने एम्प्लॉइज के लिए कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं रख रहा था। तो लीडरशिप की बात हो रही है, तो क्या कह रहा है कि फाइन एग्जाम्पल सेट करता है, नहीं। अभी हमने समझा कि लीडरशिप अच्छा एग्जाम्पल नहीं रखता, इसीलिए तो एम्प्लॉइज भी वैसे ही करते हैं। हाईली स्टैंडर्ड नहीं, हाईली रिस्पॉन्सिबल नहीं, तो ये जाएगा डज नॉट सेट अ फाइन एग्जाम्पल टू द एम्प्लॉइज। जो लीडरशिप है वो अपने एम्प्लॉइज के लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल कभी नहीं रखते, इसलिए एम्प्लॉइज भी क्या करते हैं, फाकी मारते हैं, है ना। ये आप देखेंगे कॉमन साइट है, इसलिए लिखा था शुरू में कि कॉमन साइट, आम नज़ारा है, ऐसा देखने को हमें मिलता है सब सेक्टर में, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो चाहे आपके गवर्नमेंट हो। कहता फ्रेज, एक फ्रेज यूज किया गया था लास्ट सेंटेंस में, कंसर्न अबाउट, क्या मीनिंग जाएगा इसका, उत्सुक होना, इंटरेस्टेड, एक्साइटेड, इंगेज। तो यहाँ पे एक्साइटेड और इंगेज की बात नहीं और ना ही इंटरेस्टेड। क्यूरियस, क्यूरियस मतलब उत्साहित होना, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित या उत्सुक होना। ठीक है, मैं मीनिंग लिख देता हूँ। ओके, इंटरेस्टेड का मतलब होता है रुचि होना, ये उत्सुक हो गया, रुचि होना। एक्साइटेड मतलब हो गया किसी बात को लेकर बहुत ही
अगेन उत्साहित, ये भी सेंस वही दे रहा है। और इंगेज मतलब किसी चीज में बिजी होना। तो यहाँ पे जो है बात इंटरेस्टेड की हो रही है, इंटरेस्टेड की उनका ज्यादातर रुचि जो होता है वो बॉस के जी हुजूरी में, बॉस को खुश करने में रहता है, क्योंकि बॉस खुश रहेगा तभी तो उसका प्रमोशन होगा। तो काम करो कम और बॉस को खुश करो ज्यादा, हर सेक्टर में अभी यही चल रहा है। इस वजह से काम नेग्लेक्ट होते हैं, ठीक है, और कर्मचारी आगे बढ़ते रहते हैं। चलिए और आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये सवाल कह रहा है कि ऑथर सीम्स टू सजेस्ट द नीड, ऑथर सजेस्ट कर रहा है कि हमें जरूरत है किस चीज की। तो आपने पहले लाइन में पढ़ा था, आपको याद होगा, आप पीछे जाके देख सकते हैं। क्या ऑथर कह रहे हैं कि पूरी तरह से पॉलिटिकल चेंज कर दो समाज में? बिल्कुल नहीं, अब पॉलिटिकल चेंज की बात नहीं हो रही, क्योंकि ऑथर ने कह दिया था कि फॉरगेट द मिनिस्टर्स को भूल जाओ, क्योंकि वो पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन को मिक्स कर देते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपनी नेतागिरी दिखाते हैं, है ना। तो इनकी बात छोड़ दीजिए। रेडिकल सोशल चेंज समाज को बदलने की बात कर रहा है राइटर? जी नहीं। इम्पार्टिंग मोरल एजुकेशन, ये कह रहा है कि जो एम्प्लॉइज हैं उनको नैतिक शिक्षा पढ़ाओ? जी नहीं। तो आंसर कौन होगा? चेंज इन आवर एटीट्यूड टू वर्क, कि एम्प्लॉइज का जो है काम के प्रति एटीट्यूड बदलना होगा। जो हमारा पहला लाइन था, व्हाट नीड्स टू बी सेट राइट इज आवर एटीट्यूड या अप्रोच टू वर्क, कि हमें जो जरूरत है सही करने की वो है हमारा काम के प्रति अप्रोच, हमारी सोच। तो दोस्तों आज के इस पैसेज में आपने सीखा कि पैसेज को कैसे पढ़ना है और किस तरह से उसको डील करना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगले बार मैं आपको बताऊंगा कि पैसेज कितने तरह का होता है, और जो मैंने ये पैसेज बताया है, ठीक है, इसके बारे में बताइए कि इस पैसेज का अगर मैं आपसे पूछूं कि मोड ऑफ राइटिंग, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, मोड ऑफ राइटिंग क्या है, यानी कि राइटर ने पैसेज को किस मोड में लिखा है। कहने का अर्थ ये कि क्या ये डिस्क्रिप्टिव है। मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, इसका जवाब आप हमें कमेंट में बताइएगा। क्या ये डिस्क्रिप्टिव है, क्या इसमें लॉजिक है यानी लॉजिकल राइटिंग है, या इसमें एनालिटिकल है, एनालिटिकल राइटिंग है, या ये एक या इसको हम कह सकते हैं ट्रैवल, एक ट्रैवल है, ठीक है, मतलब यात्रा वृत्तांत जो हम कहते हैं। तो क्या ये डिस्क्रिप्टिव है, क्या ये एनालिटिकल राइटिंग है, क्या ये लॉजिकल राइटिंग है, क्या ये ट्रैवल राइटिंग है। तो ये आपके लिए एक सवाल है, समझिए कि क्वेश्चन का 5वां सवाल है, या तो 4 होने की, ये 5वां है। अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट करके बता दीजिए, नहीं पता है तो भी बताइए, मैं अगले वीडियो में इसको बताऊंगा कि राइटिंग कितने तरह के होते हैं, और हमें उसके हिसाब से भी कुछ चीज़ों को जज करना पड़ता है ताकि हम आसानी से क्वेश्चंस को कर सकें। तो इंतजार कीजिए पैसेज के पार्ट 2 का। थैंक यू, गुड बाय, सी।